Welcome Fox. So in this video we are going to discuss about different type of majorities and along with that the remaining topics of amendment of our constitution. Hello guys, my name is Avinash, the UPSC Digital Mentor. I welcome you all to a discussion of M. Lakshmikant series in which we discuss every chapter of M. Lakshmikant in great depth. So in this video we are going to discuss about the chapter 11 and along with that other fundamental topics. So let's get started off with the remaining topics of this particular chapter. If you are watching this video, this is basically part 2 and I had already covered certain topics related to that in great depth in part 1. So I highly request you please firstly watch part 1 and then come to this video. So now let's get started off directly with the topic. So let's get started. So guys, let's quickly summarize whatever we had read in earlier video. So firstly we understood कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही एक्सट्रीम फ्लेक्सिबल है, ना ही प्रॉपर्ली फ्लेक्सिबल है और ना ही प्रॉपर्ली रिजिड है. समवेयर इट्स फ्लेक्सिबल, समवेयर इट्स रिजिड. एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द आर्टिकल 368 कि उसके अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का प्रोसेस है. एंड देन वी अंडरस्टूड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है पार्लियामेंट बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकती. एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द प्रोसीजर क्या था कि सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में एंड देन जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे सबसे पहले वो प्राइवेट मेंबर या फिर जो मिनिस्टर है दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. एंड देन जो वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा. दैट मीन्स टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस जो है. एंड देन वी अंडरस्टूड अबाउट द सेकंड कंडीशन वाज 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग. उसके बाद हमने डिस्कस किया वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहां भी सेम स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा. अगर वो फेडरल है तो फिर वो जाएगा स्टेट्स में जिसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स उसे रेक्टिफाई करेगी बाय सिंपल मेजोरिटी. और अगर वो नहीं है फेडरल तो वो फेडरल मतलब स्टेट्स के पास नहीं जाएगा और फिर दोनों में से जब वो फेडरल है तो फेडरल से पास होके फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास और वो प्रेसिडेंट उसे अपना एसेंट देंगे. और अगर वो फेडरल नहीं था तो दोनों हाउसेस में से पास होने के बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट उसे एसेंट देंगे. प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, वो अपनी जो एसेंट है उसे विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो एसेंट अपना देना ही पड़ेगा. वो उसे उस बिल को वापस भी नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट को फॉर फर्दर रिकंसिडरेशन. ये हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर डिस्कस कर लिया था अर्लियर वीडियो में. नाउ इज द टाइम टू मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जो कि एग्जिस्ट करती है. तो यहाँ पे आती है 4 टाइप ऑफ मेजॉरिटीज. सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी. अभी हमने स्पेशल मेजॉरिटी का बारे में डिस्कस किया पर स्पेशल मेजॉरिटी भी फर्दर टाइप की होती है. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये है मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप. जो मैं आपसे पहले बोला, जो हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको बोला था 2 कंडीशंस हैं. तो वो एक जो कंडीशन थी वो थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप. अब जब टोटल मेंबरशिप की बात होगी तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे अगर हाउस में वैकेंसीज है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने टोटल मेंबर्स हैं उनके ऊपर हम कंसिडरेशन करेंगे. कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज 500 मेंबर्स हैं उनमें से हो सकता है कुछ सीट्स वैकेंट भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टोटल मेंबर्स की ही बात करेंगे. 500 का 50% + 1 तो वो हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. फिर आता है दूसरी बात है तभी उसे एब्सोल्यूट बोला जा रहा है. अब आता है इफेक्टिव मेजॉरिटी. इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ हाउस. अब यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जितनी वेकेंट सीट है हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सपोज करो मैं जैसे आपको 500 का एग्जांपल दे रही हूँ तो 500 मेंबर्स हैं और उसमें से 50 सीट्स वेकेंट है तो हम 450 को कंसीडर करेंगे. मतलब 50% ऑफ 450 + 1 उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी. तो ये डिफरेंस है दोनों में. एब्सोल्यूट में हम वैकेंसीज को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इफेक्टिव में हम वैकेंसीज को माइनस कर रहे हैं. फिर आता है सिंपल मेजॉरिटी. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. जब वोटिंग हो रहा था उस समय जितने मेंबर्स थे उनमें से 50% ने अगर वोटिंग में यस किया है तो दैट मीन्स वो पास हो जाएगा. ये है सिंपल मेजॉरिटी, जिससे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. जो फेडरल प्रोविजंस होंगे उस केस में जो स्टेट्स के पास जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, राइट. तो ये है सिंपल मेजॉरिटी. अब उसके बाद आती है स्पेशल मेजॉरिटी की बात. और स्पेशल मेजॉरिटी फर्दर टाइप्स की होती है. सो लेट मी जूम आउट फर्स्ट. यस, सो फर्स्ट आता है एज पर आर्टिकल 249. अब आर्टिकल 249 क्या बोलता है? मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग.
जो स्पेशल मेजॉरिटी है एज पर आर्टिकल 249 वो बोलती है मेजॉरिटी होनी चाहिए 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हमने डिस्कस किया था स्पेशल मेजॉरिटी की केस में। स्पेशल मेजॉरिटी जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की थी उसमें हमने देखा था उसमें टोटल स्ट्रेंथ या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात हुई है, और दूसरी बात हुई है एज पर आर्टिकल 249 वाली, दोनों को कंबाइन करके। फिर आता है एज पर आर्टिकल 368, उसमें बोला जाता है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अगर आप यहाँ पे समझो तो ये जो मेजॉरिटी है 249 वाली, आर्टिकल 249 वाली, वो भी यहाँ पे आ गई, और दूसरी आई है ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाला, वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो गया, राइट। तो ये है एज पर आर्टिकल 368। फिर आती है स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, जो हमने अभी देख लिया, जिसमें कि आर्टिकल 368 वाला भी होगा और उसके बाद स्टेट भी उसे रेटिफाई करेगी और स्टेट रेटिफाई करेगी सिंपल मेजॉरिटी से। ये हो गया। फिर आती है चौथी टाइप, वो है एज पर आर्टिकल 61। ये है स्पेशल, एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि है मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। जो हाउस है उसकी 2/3 मेजॉरिटी, और वो भी टोटल स्ट्रेंथ की। सो दैट मीन्स बहुत डिफिकल्ट है ये करना, और ये किसके लिए होगी? प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए, राइट। तो ये है 4 टाइप ऑफ मेजॉरिटीज जो हमें पता होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटीज बेसिकली। अगर हम 4 टाइप्स की मेजॉरिटी की बात करें वो हो गया एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब हम टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस देख रहे हैं, हमने वैकेंसीज वगैरह सब इंक्लूड करेंगे, हम कुछ डिडक्ट नहीं करेंगे। जब हम इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं वहां पे हम क्या डिडक्ट करेंगे? जो वैकेंसीज हैं। फिर हम सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है सिंपल वो देखेंगे, और फिर जब स्पेशल मेजॉरिटी है वो फर्दर 4 टाइप से आ जाएगी। एक आ जाएगी अंडर आर्टिकल 368, तो हमने बहुत अच्छे से देख ही लिया है। अंडर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन हो गया। फिर आ गया अंडर आर्टिकल 61, और सबसे पहले वाला रेटिफिकेशन या सबसे पहले वाला मेजॉरिटी क्या था? आर्टिकल 249। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज दैट आर देयर। अब आता है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, कि किस किस तरह की अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। सो आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, और वो 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या है? एक तो स्पेशल मेजॉरिटी एंड ऑल्सो थ्रू रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट, जो हमने देख लिया, राइट। आर्टिकल 368 वाला जो हमने अभी स्पेशल मेजॉरिटी में 2 टाइप्स की देखा था, तो वही दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। सम अमेंडमेंट्स कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी दैट आर नॉट डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज, और वो 3 वेज क्या है? अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, एंड अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ स्टेट। ये तीनों हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, राइट। तो ये है 3 तरह की अमेंडमेंट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्या एग्जांपल दिया जा रहा है? जैसे एडमिशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट, या कोरम ऑफ पार्लियामेंट। कोरम का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब पार्लियामेंट लगती है, जब पार्लियामेंट चल रही होती है, तो उसके लिए मिनिमम कोरम चाहिए कि इतने तो मिनिमम मेंबर हो तभी हाउस की जो प्रोसीडिंग है वो चलेगी। ऐसा नहीं कि 5-10 लोग आ गए और वो स्टार्ट हो गई प्रोसीडिंग, तो उसके लिए कोरम मेंटेन किया जाता है। तो इन सब के लिए जो हमें एक तरह से जो पार्लियामेंट जो रूलिंग जो रेजोल्यूशन वगैरह पास करती है, तो उसके लिए वो सिंपल मेजॉरिटी का यूज करती हैं। फिर आती है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। उसके लिए इन इट टोटल मेंबरशिप मीन्स टोटल मेंबर्स ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर आर वैकेंसीज और एब्सेंटीज, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी बोलते हैं। Provision which can be amended by this way include fundamental rights, TPSP, all other provision which are not covered by first and third categories. फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? फर्स्ट कैटेगरी थी जो सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, और थर्ड कैटेगरी वो है जिसमें जो स्पेशल मेजॉरिटी है प्लस स्टेट की रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है, राइट। सो ये वो वाले स्पेशल मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो अभी आप समझ पा रहे होंगे कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली उसे 3 तरीके से जरूर अमेंड किया जा सकता है। एक सिंपल मेजॉरिटी से, फर्स्ट सिंपल मेजॉरिटी, सेकंड कम्स की जो स्पेशल मेजॉरिटी है, और तीसरा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। फिर आता है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट, जिसमें हमने देखा विच आर रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटी, देयर इज नो टाइम लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने का है। देयर इज नो टाइम लिमिट विद इन विच स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। अभी हम लोग ने न्यूज में देखा था गवर्नर के बारे में, तमिलनाडु का जो केस चला था, कि उस केस में जो गवर्नर थे उन्होंने, क्योंकि
गवर्नर के साथ भी ये वाला क्लॉज है कि उन्हें जो असेंट देना है, जो बिल पास होके आया है, उसके ऊपर कोई टाइम फ्रेम नहीं आता कि कितने टाइम में वो असेंट देना जरूरी है। जरूर आपने वो न्यूज फॉलो की होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बिल आ रहा है रेटिफाई करने के लिए स्टेट्स के पास, उनके ऊपर कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, कितने टाइम में उन्हें अपनी जो रेटिफिकेशन है वो करना है। सो ये जरूर एक लूप होल है। सो फॉलोइंग प्रोविजंस आर एग्जांपल, जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ये है कुछ केसेस जहां पे स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स आर रिक्वायर्ड। तो अभी हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया, एक बार हम उसे समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो आर्टिकल 368 है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके अंदर दो तरह के अमेंडमेंट हो सकती है। एक हो सकती है जो सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से हो रही है, और दूसरी है जिसमें स्टेट का कंसेंट भी इन्वॉल्व है। और हमने ये देखा कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो सिंपल मेजोरिटी से, अमेंडमेंट नहीं बोल सकते, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ऐसे हैं कि जिसे सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, बट वो अंडर आर्टिकल 368 कंसीडर नहीं होती है। फिर हमने देखा सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से कैसे होता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ये हमने डिस्कस किया अंदर टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। एक बार मैं आपको बेयर एक्ट में भी जरूर दिखा देती हूँ किस तरीके से जो आर्टिकल 368 वो रिटर्न है। तो ये कहता है Article 368, notwithstanding anything in this constitution, Parliament may in exercise of its constituent power amend by way of addition, variation, or repeal any provision of this constitution in accordance with procedure laid down in this article. The amendment to the constitution may be initiated only by introduction of bill। वो सारा प्रोसीजर बताया जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो ये है आर्टिकल 368। एक बार आप भी जरूर इसे बेयर एक्ट में पढ़ना। और देखो इसकी हेडिंग क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये है आर्टिकल 368। सो अब आता है क्रिटिसिज्म की बात कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हैं अगर हम इस अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात करें। तो सबसे पहले आता है देयर इज नो प्रोविजन फॉर स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा है वो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव कर रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेशल बॉडी नहीं है। अगर वो स्पेशल बॉडी हो तो शायद उसका वर्क और ज्यादा अच्छा हो। अमेंडमेंट पावर लाइज इन पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि अभी हमने देखा जो स्टेट लेजिस्लेचर जो अमेंडमेंट कर भी रही है वो कितना ईजी है, सिंपल मेजोरिटी से पास करना, वो भी हाफ ऑफ द स्टेट्स को। तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि एक्चुअली जो अमेंडमेंट पावर है, और वो भी तब होगा जब वो फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड इशू होगा। अगर वो फेडरल पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है तो सिंपल पार्लियामेंट ही उसे अमेंड करेगी। तो दैट शोज कि स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है व्हेन इट कम्स टू अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नो टाइम फ्रेम विद इन विच स्टेट लेजिस्लेटर रेटिफाई और रिजेक्ट अमेंडमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आप अभी हमने एग्जांपल भी देखा था जो तमिलनाडु में जो इशू चला था गवर्नर का, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस देखा है। तो ये है नो टाइम फ्रेम विद इन विच स्टेट लेजिस्लेटर रेटिफाई और रिजेक्ट, विच इज रियली कंसर्निंग पॉइंट। नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, एक ही कोई भी प्रोविजन नहीं है। अभी हमने देखा कि जो अगर सपोज कहीं भी उनके बीच में एक तरह से हम बोले तालमेल नहीं बैठेगा तो वहां ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, दोनों हाउसेस को अलग अलग ही उसे जो बिल है उसे पास करना पड़ेगा। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाय दिस वी एंड अप आवर डिस्कशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सो लेट्स समराइज इट वंस अगेन। सबसे पहले एक ही, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल नाइदर इट्स रिजिड, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि आर्टिकल 368 के अंदर होगा और उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे नहीं छेड़ना है। एंड देन क्या प्रोसीजर है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी डिस्कस की, उसमें हमने 4 टाइप की मेजॉरिटी डिस्कस की, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी भी फर्दर हमने 4 टाइप्स की डिस्कस की। फिर हमने देखा किस तरह की अमेंडमेंट्स हो सकती है। अमेंडमेंट्स हो सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है बेसिकली वो 2 तरीके से ही होगी, एक होगी स्टेट्स के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा, और दूसरा एक होगी पार्लियामेंट के द्वारा और दूसरी होगी पार्लियामेंट प्लस स्टेट्स के द्वारा, जो कि होगी फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड। और थर्ड जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे एक नॉर्मल अमेंडमेंट कर सकते हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाता है, वो है सिंपल मेजॉरिटी से। फिर हमने कुछ क्रिटिसिज्म देखे जो इस पूरे अमेंडमेंट प्रोसेस के है। सो बाय दिस वी एंड अप आवर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज अमेंडमेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप you understand lot of things in it, and if you have any doubt just let me know by writing it down in the comment box below. Your comment means a lot to me, and if you like the video then do hit the like button, and if you had not subscribed to my channel yet then I request
request you to do that right now, and also hit the bell icon so that all notification of new videos gets delivered to you. Along with that, guys, I conduct a master class in which I help UPSC aspirants and handhold them to go through this UPSC journey very easily. So you can register for it right now at free of cost by clicking on the link given in description below. So thank you so much, guys, for being there. I will meet you all in the next video with the next chapter. Till then, bye bye, guys.